दोस्तों, स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के नेक्स्ट वीडियो के, जिसमें हम देखने वाले हैं आज पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल। इससे पीछे हम लोग बात करें तो सबसे प्राचीन सभ्यता अगर भारत की कोई है तो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो 2500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास रहा था। उसके 200 वर्षों बाद हमने देखा कि जो पतन हो गया, जब 1700 ईसा पूर्व के आसपास जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो उसके बाद 200 साल तक कोई सभ्यता देखने को नहीं मिला। 200 साल के बाद देखने को मिला वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता की बात करें तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि वैदिक काल पूर्णतः वेदों पर आधारित है, जिसमें 4 वेद की रचना की गई थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी, जिसपे ऋग्वैदिक काल आज हम लोग पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, जो पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है। और इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे, जो बाद की 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वो उत्तर वैदिक काल वही तीन वेदों पर आधारित है। अगर इसके कालक्रम की बात करें तो वैदिक काल की पूर्ण कालक्रम हम देखते हैं तो वैदिक काल के 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी को अगर 2 भाग में बांट के देखते हैं तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका कालक्रम 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आज पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल। इसको हमने 4 वर्ग में बांट के देखेंगे, एक सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सामाजिक जीवन से। दोस्तों, अगर सामाजिक की जीवन की बात करें तो किसी भी समाज में किस तरह से लोग रहते हैं, क्या खान पान है, क्या स्त्रियों की स्थिति है समाज में, क्या मतलब शिक्षा की स्थिति है, यही सब हम लोग देखेंगे इसमें। क्या परिवार की परिवार ही सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी, या क्या था। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उस टाइम समाज कैसा था, तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक जीवन। समाज समतावादी प्रकृति वाला था, क्योंकि जाति प्रथा वर्चस्वशाली नहीं था। दोस्तों, हम लोग बात करें तो जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि आज के समाज से तो बेहतर ऋग्वैदिक काल ही था दोस्तों, कि वहाँ जाति वाली ये सब बात नहीं थी कि कौन किस जात का है, कौन किस जात का है। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। हम लोग बात करें तो पूर्व वैदिक काल में जाति जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर था। जो जैसा कर्म करता था वैसा उसका माने जाति होता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा हुआ मिलता है कि एक कवि बोलते हैं कि हम एक कवि हैं, माता अनपिस्ती है, पिता वैद्य हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि एक ही परिवार में बहुत सारे कार्य करने वाले लोग थे। जो कर्म पर आधारित था, कर्म पर आधारित जाति था, जन्म पर आधारित नहीं था। एक बेसिक अंतर इसको आप मान सकते हैं कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में, यही ऋग्वैदिक काल है जिसमें कर्म के आधार पर जाति निर्धारण किया गया था, और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर जाति निर्धारण किया गया, जो आज तक प्रचलित समाज में है। जो समाज में कहिए तो एक मतलब कुप्रथा है, सब है जातिवादी। इसलिए आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग हैं, इस सब चीज़ को इग्नोर कीजिए और आगे कुछ समाज को बढ़ाने में मदद करिए। तो ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। समाज समतावादी था, क्योंकि उस टाइम तो जब वैदिक काल की शुरुआत हुई, जिसमें पूर्व वैदिक काल पर प्रथम आया, तो यहाँ पे उस टाइम जमीन का उतना महत्व नहीं था। वहाँ पे गाय था, भूमि का महत्व नहीं था, गाय था, जो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। तो यही देखते हैं, अगर उस टाइम ही ज़्यादा आर्थिक स्थिति ठीक रहता, ज़्यादा पैसा रहता समाज में, तो शायद वहाँ भी भेदभाव देखने को मिलता। वहाँ कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए समाज समतावादी प्रकृति वाला था, क्योंकि जाति प्रथा वर्चस्वशाली नहीं था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, जिसका हमने विवरण किया। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था जिसका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है, जिस अभी हमने बताया कि 9वें मंडल में मिलता है। इसी में एक व्यक्ति बोलते हैं कि हम कवि हैं, मेरी माता अनपिस्ती है, पिताजी वैद्य है। तो आप लोग देख सकते हैं, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में पहली बार 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख मिलता है। वहाँ से 4 नंबर बताया गया है, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किस तरह से ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किस तरह से मतलब ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से पैदा हुए हैं, उसके बारे में बताया गया है। दास प्रथा का प्रचलन था पर कठोर नहीं था। दास प्रथा का प्रचलन था, तो दास प्रथा का मतलब जो ग्रीस यूनान में देखने को मिलता था वैसा नहीं था। इसलिए आप देख सकते हैं कि मेगास्थनी जो इंडिका की रचना की, उन्होंने दास प्रथा को बिल्कुल उन्होंने नकार दिया कि दास प्रथा भारत में नहीं था, बल्कि दास प्रथा था मगर उतना कठोर नहीं था, शोषण नहीं होता था, ऐसी सिंपली था, छोटे मोटे काम के लिए रखा जाता था। दास प्रथा
दास प्रथा था, पर कठोर रूप में नहीं था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कुलीन परिवार थी। परिवार पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त रूप से विद्यमान था। दोस्तों, हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े वैदिक काल के एक पार्ट है पूर्व वैदिक, उसको तो हम लोग वहाँ देखा सिंधु घाटी सभ्यता की समाज तो था वो मातृसत्तात्मक था, माता की प्रधानता थी। तो और जब 200 साल के बाद 1700 ईसा में जब अंत हो गया सिंधु घाटी सभ्यता को, तो 200 साल के बाद जब हमने एंट्री किया वैदिक काल में, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि परिवार पितृसत्तात्मक, यहाँ पिता को महत्व दिया गया समाज में। तो समाज पितृसत्तात्मक संयुक्त रूप से थी। बहुत जगहों से खुदाई में पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिला है। एक बहुत बड़ा घर मिला है जिसमें संयुक्त परिवार होने का साक्ष्य उसमें देखा गया है। स्त्रियों को उपासना संस्कार एवं शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार था। स्त्रियों को उपासना संस्कार एवं संस्कार 16 प्रकार के होते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उपासना संस्कार होते थे। उपासना संस्कार, शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। जैसे आज के डेट में भी देख रहे हैं कि जब कोई महिला है जो उनके पति डेथ हो जाते हैं तो वो शादी दूसरा करते हैं, तो उसी तरह उस टाइम भी पूर्ण विवाह था। पुनर्विवाह की प्रधानता समाज में थी। नियोग विवाह का मतलब होता है कि जिस भी औरत का मतलब जिस भी महिला का पति मर जाते थे, वो औरत नियोग प्रथा के तहत अपने छोटे देवर से शादी कर लेती है। जो भी देवर उनको होते थे, वो देवर से शादी करना नियोग प्रथा का ही एक रूप है। तो आप देख सकते हैं पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलन में था। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के समाज में हम लोग का देख रहे हैं कुप्रथा के रूप में उभरता हुआ आ रहा है कि दहेज के लिए कहीं किन्हीं की बेटी किन्हीं की बहन को गला घोट कर या किसी तरह उनको शोषण किया जाता है, मार दिया जाता है। उस टाइम में इससे अच्छा समाज था। उस टाइम अगर पढ़ने के बाद लगता है कि इससे अच्छा वहाँ समाज था ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि दहेज प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, छोटे छोटे बच्चों को शादी नहीं होती थी उस टाइम, तो बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं था। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा। बाल विवाह दहेज प्रथा नहीं था। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। उपासना संस्कार शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार स्त्रियों के था। समाज में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। समाज में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन उपलब्ध थे। दोनों प्रकार के खाने वाले लोग रहते थे। और मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन हेतु पासा खेलना, नृत्य करना, और एक आप लिख सकते हैं घोड़सवारी करना, ये सब मनोरंजन के लिए प्रयोग किए जाते थे। मनोरंजन हेतु पासा खेलना, नृत्य करना इत्यादि मौजूद थे समाज में। तो आइए पर फिर इसको दोहराते हैं समाज जीवन को। समाज समतावादी था। समाज समतावादी प्रकृति था, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा प्रभावशाली नहीं था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद उत्तर वैदिक हम पढ़ेंगे तो वहाँ जन्म पर आधारित वहाँ दिखाया गया है। यहाँ कर्म पर आधारित था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख मिलता है। दास प्रथा प्रचलन था, पर कठोर नहीं था, जैसे यूनान ग्रीस में देखने को मिलता है, उस तरह का नहीं था। यहाँ नॉर्मली था, शोषण नहीं किया जाता था दासों को। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। समाज से छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। परिवार पितृसत्तात्मक था। यही हम लोग और सिंधु घाटी शब्द में देखें तो समाज का तो मातृसत्तात्मक था, माता की प्रधानता थी। और यहाँ देखते हैं तो पितृसत्तात्मक पिता की प्रधानता यहाँ है ऋग्वैदिक काल में। संयुक्त रूप से संयुक्त परिवार थी। कहीं कहीं खुदाई से ऐसा देखा कि बहुत बड़ा घर था, जिसमें देखते हैं प्रतीत होता है कि लोग संयुक्त रूप से परिवार रहते थे। स्त्रियों को उपासना संस्कार 16 संस्कार होते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो उपासना संस्कार है। शिक्षा का भी अधिकार था स्त्रियों को। पुनर्विवाह करने का एवं नियोग प्रथा प्रचलन में था। पुनर्विवाह करना और नियोग प्रथा का मतलब कि जब पति अगर डेथ कर जाए तो देवर से शादी करना होता था, नियोग प्रथा। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा प्रचलन में नहीं था। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों तरह भोजन खाने वाले लोग थे। मनोरंजन हेतु पासा खेलना, घोड़सवारी करना, नृत्य करना इत्यादि मौजूद थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की बात करें तो वैदिक काल जो है बिल्कुल धर्म पे ही आधारित है, क्योंकि वेदों की रचना हुई जो कहा जाता है कि विश्वामित्र ने किए और बहुत सारे देवताओं ने इसका रचना की मिलकर के। तो धर्म के तो यहाँ बहुत वर्चस्वशाली था और बहुत रूप में यहाँ भगवान की पूजा होता था, जिसे आप लोग देख सकते हैं। चार्ट से भी समझ सकते हैं कितने यहाँ टोटल 33 देवी देवताओं थे, जिसमें से कुछ का हमने यहाँ वर्णन किया है। धार्मिक जीवन प्रकृति पूजा एवं बहुदेववादी धार्मिक विश्वास लोग करते थे। बहुदेववादी मतलब हो कि बहुत सारे देवताओं का, एकेश्वरवादी में एक देवता होता है, बहुदेववादी में बहुत सारे देवताओं का पूजा करना होता है। देवताओं को तीन श्रेणी में क्रमशः पृथ्वी, आकाश एवं अंतरिक्ष के रूप में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं
पृथ्वी में अग्नि देवता थे, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति पृथ्वी के देवता। आकाश में सूर्य, उषा, वरुण, विष्णु, सविता। आकाश में सूर्य, उषा, वरुण, विष्णु, सविता। अंतरिक्ष में आप देख सकते हैं कि वायु, इंद्र, रुद्र, मारुत अंतरिक्ष के देवता थे। आइए बारे से कुछ हम देख लेते हैं कि कौन देवता की क्या उनकी विशेषता थी। तो सबसे पहले हम इंद्र के लेंगे, जो आपका इंद्र है, अंतरिक्ष का देवता इंद्र है। सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। पुरंदर इनको कहा जाता है किला तोड़ने वाले, सबसे शक्तिशाली देवता कहा जाता है। इसलिए ऋग्वेद में 250 मंत्र इनके लिए उल्लिखित है। 250, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋग्वेद में 250 सबसे ज़्यादा मंत्र इंद्र को समर्पित है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे पुरंदर कहा जाता है, किला तोड़ने वाले कहा जाता है। अग्नि मध्यस्थता का देवता इनको माना जाता है, दूसरे स्थान पर है। अग्नि देवता मध्यस्थता का देवता। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में कुछ अगर हम डालते हैं तो वो मतलब मानव और भगवान के बीच एक मध्यस्थता वाला काम, मीडिएटर वाला काम करते हैं। अग्नि में कुछ डालते हैं तो जलकर ऊपर चले जाते हैं आकाश में, तो ऊपर भगवान तक पहुँचाने में मध्यस्थता अग्नि देवता करते हैं। अश्विन देवता चिकित्सा का देवता कहेंगे इनको, चिकित्सा का देवता। अश्विन देवता चिकित्सा का देवता। सोम वनस्पति का देवता, सोम देवता वनस्पति का देवता। सविता चमकता हुआ सूर्य का देवता, सविता। और मित्र उगता हुआ सूर्य। ये फंसाएंगे, देखिए क्वेश्चन यहाँ से फंसाएगा एग्जामिनर, आपको पूछ रहा है कि उगता हुआ सूर्य का देवता कौन है, चमकता हुआ सूर्य का देवता कौन है, तो आप नहीं पढ़ रहेंगे ध्यान से तो यहाँ फंस जाइएगा, गलत होने का चांस रहेगा। तो सविता चमकता हुआ सूर्य का देवता और मित्र उगता हुआ सूर्य का देवता। सविता चमकना और सूर्य मित्र उगना दो तरह के देवता थे। सविता चमकता सूर्य का देवता गायत्री मंत्र इसके इनकी अथी में गायत्री मंत्र का उच्चारण विश्वामित्र ने किए थे। आप लोग ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लोग देख चुके हैं गायत्री मंत्र। मित्र उगता सूर्य का देवता। पूषण पशुओं का देवता एवं औषधियों का देवता। यही पूषण देवता है जो उत्तर वैदिक काल में जाकर के शूद्रों का देवता हो जाते हैं। तो पूषण पशुओं का देवता, औषधि का देवता। वरुण वर्षा का देवता, वरुण वर्षा का देवता। तो आइए पर फिर दोहराते हैं। धार्मिक जीवन, प्राकृतिक पूजा एवं बहुदेवादी धर्म विश्वास था लोगों का। देवताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। टोटल 33 तरह के 33 देवताएं थे, जिसमें कुछ प्रमुख सब लिस्टेड किए हैं। देवताओं के 3 श्रेणी क्रम से पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष रूप में बांटा गया है। पृथ्वी का देवता, पृथ्वी पे अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश का देवता सूर्य, उषा, वरुण, विष्णु, सविता आकाश का देवता। अंतरिक्ष वायु, इंद्र, रुद्र, मारुत। अंतरिक्ष वायु, इंद्र, रुद्र, मारुत। इंद्र को हम लोग देखते हैं तो सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं, क्योंकि इनके लिए ऋग्वेद में 250 मंत्र का उच्चारण किया गया है। तो ये पुरंदर इनको कहा जाता है, जो किला तोड़ने वाले देवता इंद्र को माना जाता है। अग्नि मध्यस्थता देवता, 200 मंत्र इनके दिए गए हैं ऋग्वेद में। अश्विन चिकित्सा का देवता। सोम वनस्पति का देवता। सोम रस ऐसे भी जानते हैं वनस्पति से मिलता है रस, तो सोम वनस्पति का देवता। सविता चमकता सूर्य। गायत्री मंत्र इनके त्रिवेक्ष में है। गायत्री मंत्र का मतलब रचनाकार हम लोग विश्वामित्र को मानते हैं, माने जानते हैं, वही किए हैं। मित्र उगता सूर्य का देवता। पूषण पशुओं एवं औषधि का देवता। वरुण वर्षा का देवता। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन की बात करें तो आगे चल करके जैसे मौर्य काल हुआ, गुप्त काल हुआ, तो मौर्य जैसा यहाँ राजा नहीं थे, एक सीमित अधिकार वाले राजा थे। कबीलाई जीवन थी, राजन सीमित अधिकार रखते थे, इनको राजा कहा जाता था। तो उस टाइम चूँकि उतना डेवलप नहीं हो पाया था समाज, उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी कि राजा अपनी तरफ से कोई सेना रखते या टैक्स देते ताकि और साम्राज्य मजबूत हो। उस टाइम कुछ वैसा नहीं था, सिर्फ पशुपालन ही आधार था। तो राजनीतिक जीवन कबीलाई जीवन थी। राजा का सीमित अधिकार था, कोई चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा नहीं थे जो संपूर्ण भारत को एक विशाल रूप प्रदान किए थे। राजा का सीमित अधिकार था तथा राजा की सहायता हेतु 4 समितियां क्रमशः समिति, सभा, विदत, गण बनाया गया था। राजा को अधिकार हेतु बहुत सारी समितियां 4 समिति बनाई गई थी, जिसमें से समिति, सभा, विदत और गण थी। लोग बार से देखते हैं समिति, सभा, विदत और गण को। समिति ये जनसाधारण लोगों की सभा थी, यहाँ आम लोग भी आते जाते थे। जनसाधारण लोगों की सभा थी, इसमें महिलाएं भी उपस्थित होती थी। जनसाधारण लोगों की सभा थी, आम सभा थी। सभा कुलीन एवं पढ़े लिखे व्यक्तियों की संस्था थी। कुलीन, यहाँ पे कुलीन उच्च वर्ग मतलब जो पढ़े लिखे होते थे, जो थोड़ा समझदार होते थे, उनकी संस्था सभा थी। विदत लूट एवं उपज की
जो धन होता था लूटा गया था, जो उपज का, जो एक कबीले से दूसरे कबीले लड़ाई होता था। पहले गाय के लिए लड़ाई होता था उस टाइम, हम लोग बात करें तो पूर्ववैदिक काल में एक कबीले से दूसरे कबीले में लड़ाई होता था, गाय के लिए सिर्फ लड़ाई होता था, क्योंकि गाय महत्वपूर्ण पशु था और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। और गाय को इसीलिए कहा कि अघन्य है, मारने योग्य नहीं बताया गया है ऋग्वेद में। सर्वाधिक मंत्र गाय को ही, सर्वाधिक मंत्र गाय को 76 बार इसका उच्चारण किया वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। तो सब विदत लूट एवं उपज की बंटवारा वाली संस्था थी। तो लूटा हुआ धन होता था, कहीं कबीले एक दूसरे से कबीले आपस में लड़ते थे, एक कबीले दूसरे कबीले से, वहाँ तो कुछ लूट होता था, उसको लूट कर लाएगा, धन का बंटवारा होता था विदत में। गण कुलीनों की संस्था थी, कुलीनों की संस्था गण थी, जैसे सभा और गण कुलीनों की संस्था थी। क्या देख सकते हैं, समिति और विदत, ये दोनों में महिलाएं लोग भी शामिल होती थी। विदत और समिति और विदत में महिला लोग की शामिल हुआ था, और सभा गण में नहीं महिला लोग शामिल होती थी। और इसका समिति और विदत, समिति और सभा का इतना महत्व है कि आप लोग देख सकते हैं कि अथर्ववेद में सभा प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्था थी जो राजा को अधिकार प्रदान करते थे, राजा को मतलब उसको शासन प्रशासन चलाने में सहायता करते थे। तो आपने देखा। और सबसे पुराना समिति पूछा तो विदत, सबसे पुरानी विदत है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी संस्था कौन सी थी पूर्ववैदिक काल में, तो आप विदत बता सकते हैं। आगे हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ अधिकारी भी उस टाइम, कुछ अधिकारी की चर्चा मिलती है जिसको रत्नीन कहा जाता है, और कुछ अन्य अधिकारी थे जैसे पुरोहित होते थे, आपका सेनानी होते थे, पूरक होते थे और अस्पष्ट होते थे। तो रत्नीन अधिकारी की चर्चा मिलती है, रत्नीन नामक अधिकारी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में यही कि पूर्ववैदिक काल में अधिकारी को क्या कहते थे, रत्नीन नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। अन्य रूप में पुरोहित, सेनानी, पूरक और अस्पष्ट नामक अधिकारी थे। पुरोहित जो राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देते थे, धार्मिक के मामलों में सलाह देते थे, धर्म संचालन में सहायता करते थे। सेनानी सेना के रूप में काम करते थे। आज की तरह नहीं सेना थी जो हमेशा के लिए परमानेंट रखा जाता था। उस टाइम बस सेना इसलिए रखा है कि जब कहीं युद्ध करना हो एक कबीला से दूसरे कबीलों के साथ, तो उसको सेना को बुलाया जाता था। और फिर जब युद्ध खत्म हो जाता था तो मैंने सब अपने अपनी जो सामान्य ज़िंदगी था आम लोगों की तरफ ये लोग जीवन यापन करते थे। सेनानी सेना के रूप में कार्य करते थे। पूरक ये छोटे छोटे जैसे किला होता था या महल होता था उसकी देखरेख करते थे पूरक। अस्पष्ट गुप्तचर संस्था था। अस्पष्ट को गुप्तचर संस्था के रूप में जान सकते हैं, जैसे आज की डेट में IB है, CBI है, ED है। और सॉरी दोस्त, गुप्तचर संस्था IB और RA है, भारत की IB और RA। तो आप देख सकते हैं पुरोहित धार्मिक मामलों की देखरेख करता था, राजा को सलाह देता था। सेनानी सेना से संबंधित कार्य करता था। पूरक जो छोटे छोटे किले या फिर महल का देखरेख करता था। अस्पष्ट गुप्तचर अधिकारी था। अधिकारी राजा के साथ कार्य संचालन में सहायता करता था। सेना अस्थायी नहीं थी, मैंने पहले ही बता दिया कि सेना अस्थायी नहीं थी। चूँकि उस टाइम उतना मतलब टैक्स नहीं मिलता था, उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं राजा थे, उस टाइम उतना संसाधन नहीं था, तो रेगुलर वो कंटिन्यू सेना नहीं करते थे, अस्थायी रूप से रखते थे। जब कहीं लड़ना हो, युद्ध करना हो तो सेना को ले जाते थे और फिर वापस लौटने के बाद सामान्य जीवन जीते थे वो लोग आम लोगों की तरफ। न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है। न्याय का उल्लेख नहीं मिलने का कारण है कि उतना, तो पहले में बता दिया कि राजा शक्तिशाली नहीं थे। और एक 4 समिति हम लोग देखे, जो 4 समितियाँ देखे, जो समिति है सभा, विदत, गण, यही समिति और सभा मिलकर के राजा को मतलब अपने हिसाब से कार्य संचालन में मदद करते थे। न्याय का उल्लेख यही करते थे, मतलब न्याय का उल्लेख राजा नहीं करते थे। सेना अस्थायी सेना नहीं थी। बलि, उस टाइम तो उतना टैक्स नहीं दिया जाता था, मगर बलि था जो इसलिए दिया जाता था कि जो सबसे मान ले कि जो मजबूत गांव के सबसे मजबूत व्यक्ति को ही राजा बनाया जाता था। और इन्हीं को कुछ टैक्स दिया था, स्वेच्छा से ज़्यादा था, ज़बरदस्ती नहीं था, स्वेच्छा से दी जाने वाली कर थी बलि। हमें ऐसा लगता था, मतलब वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हमारी मतलब देख रेख कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो इसको हम कुछ टैक्स दे। तो स्वेच्छा से दी जाने वाली टैक्स थी, जिसको बलि कहते हैं, स्वेच्छा से दी जाने वाली टैक्स थी। आगे आइए देखते हैं आर्थिक जीवन।
आर्थिक जीवन तो पहले ही हमने बता दिया है कि भूमि का कोई योगदान नहीं था, सिर्फ एक पशुपालन ही था जिसमें गाय पशु माना गया है, चूँकि इससे हम लोग को दूध भी उस टाइम मिलता था, उन लोग को इससे उपला ही बन जाता था। तो अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन था। अर्थव्यवस्था का मूल आधार, ये नोट कीजिएगा, मूल आधार पशुपालन था। गाय का सर्वाधिक महत्व था। 176 मंत्र इसको ऋग्वेद में इसके बारे में उच्चारण किया गया है। 176 मंत्र गाय को सर्वाधिक बार उच्चारण किया गया है, 176 बार। इसे अघन्य कहा जाता है, मारने योग्य नहीं, अघन्य कहा जाता है, इसे अघन्य कहा जाता है। गाय को मारने योग्य नहीं बताया जाता है। घोड़े का प्रयोग भी इस टाइम रथ के रूप में होता था, इसलिए कुछ महत्व घोड़े को भी दिया गया है। गाय को दिया गया, सबसे ज़्यादा गाय को दिया गया है, घोड़े को उसके बाद महत्व दिया गया है, क्योंकि यह रथ के रूप में प्रयोग, रथ को खींचते थे लोग। कहीं राजा को जाना होता था या कहीं युद्ध होता था तो रथ बना करके घोड़ा को ही उसमें मतलब घोड़ा के द्वारा खींचा जाता था, इसलिए घोड़ा का महत्व था। कृषि पशुपालन के सामने बहुत ही कम महत्व रखता था। कृषि था बट पशुपालन के सामने बहुत कम महत्व रखते थे, क्योंकि 24 बार ही इसका उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। अगर पशुपालन में गाय को देखेंगे हम लोग तो गाय को 176 बार उल्लेख मिला है, उच्चारण मिला है गाय का, और इसका कृषि का 24 बार है। इससे आप समझ सकते हैं कि 76-24 में कितना बड़ा मतलब डिफरेंट नज़र आ रहा है। इसलिए पशुपालन के सामने कृषि बहुत कम ही महत्व रखता था उस टाइम। उद्योग भी सीमित क्षेत्रों में थे, उद्योग क्योंकि प्रथम सेक्टर तो उतना संपन्न था नहीं, तो उद्योग कैसे रखते थे, उद्योग भी सीमित क्षेत्रों में था। बढ़ईगिरी एवं रथकार प्रमुख थे, बढ़ईगिरी एवं रथकार प्रमुख थे। उद्योग भी सीमित क्षेत्रों में था, बढ़ईगिरी एवं रथकार प्रमुख थे। मुद्रा की खोज नहीं हुई थी उस टाइम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मुद्रा की खोज 600 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है, तो ऋग्वैदिक काल में मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित थी। व्यापार भी कोई खास महत्व नहीं रखता है, ये भी एक सीमित क्षेत्र में मतलब सीमित क्षेत्र तक ही व्यापार होता था, क्योंकि आंतरिक व्यापार यहाँ केवल होता था, बाह्य व्यापार नहीं होता था सिद्ध अर्थव्यवस्था की तरह। तो ऋग्वैदिक काल या पूर्ववैदिक काल व्यापार बहुत सीमित क्षेत्र में ही था, केवल आंतरिक व्यापार ही विद्यमान था, आंतरिक रूप से व्यापार होता था। वस्तु विनिमय पर आधारित था, क्योंकि एक वस्तु को लेना दूसरे वस्तु को देना ही व्यापार इसके माध्यम से संचालित होता था। क्योंकि मुद्रा की खोज नहीं थी, मुद्रा की खोज आप लोग याद रखिएगा 600 ईसा पूर्व के आसपास मुद्रा की खोज हुई थी, इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि एक वस्तु मान लीजिए कि ये मेरा मोबाइल है, एक मार्कर है, तो हमें ज़रूरत है मोबाइल के, तो हम मोबाइल ले लिए, आपको मार्कर हम दे दिए, ये वस्तु विनिमय प्रणाली इसी को बोलते हैं। इसमें केवल आंतरिक व्यापार विद्यमान था, क्योंकि जब तक कि मतलब प्राथमिक सेक्टर कृषि है जो संपन्न नहीं होगा तब तक प्राइमरी सेकेंडरी नहीं डेवलप कर सकता है। प्राइमरी सेक्टर अगर डेवलप करेगा तब सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप करेगा। तो प्राइमरी तो देख रहे हैं कि बहुत कम महत्व था, इसीलिए व्यापार भी बहुत सेकेंडरी में आता है। व्यापार भी कहो बहुत कम महत्व रखता था, केवल आंतरिक व्यापार ही विद्यमान था। तो हम लोग आज इस तरह से देखें कि पूर्ववैदिक काल वैदिक काल जो वैदिक काल का ही एक पार्ट था, जिसको 1500 से 1000 पूर्व ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि यहाँ तो धातु के रूप में तांबा था पूर्ववैदिक काल में, और इसमें उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहा की खोज हो जाएगी, और लोहा से किस तरह से उत्तर वैदिक काल में एक नई क्रांति का उद्भव होता है, और किस तरह से वहाँ राजा मतलब एक मजबूत आधार लेकर के आगे आते हैं, उसको हम डिटेल से आगे देखेंगे। तो आइए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। राजनीतिक जीवन कबीलाई जीवन थी, राजा का सीमित अधिकार था। राजा की सहायता है तो 4 समिति क्रमशः समिति, सभा, विदत एवं गण थी। सब समिति और सभा को प्रजापति की 2 पुत्री अथर्ववेद में कहा गया है। सबसे पुराना विदत थी। समिति और विदत में महिलाएं भी भाग लेती थी। गण और सभा कुलीनों की संस्था थी। रत्नीन अधिकारी की चर्चा मिलती है। अन्य रूप में पुरोहित, सेनानी, पूर्व स्पष्ट। पुरोहित जो राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देते थे, सेनानी जो सेना का कार्य करते थे, पूर्व जो किलों की देखरेख करते थे, स्पष्ट जो गुप्तचर संस्था थी।
सेना अस्थायी नहीं थी, न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है। सेना अस्थायी इसलिए नहीं थी कि हाँ मतलब आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे राजा, इसलिए सेना अस्थायी नहीं रख पाते थे। इसलिए अस्थायी सेना रखने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत सेना चाहिए, इसके लिए रुपया पैसा की जरूरत होती है बहुत सा। न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि सभा और समिति ही इस न्याय का संचालन राजा न्याय का संचालन करने में राजा को सहायता करता था। बलि स्वेच्छा से दी जाने थी, बड़ी स्वेच्छा देने करती, कोई जबरदस्ती नहीं था। आर्थिक जीवन अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन था। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख आधार है, मूल आधार है आर्थिक जीवन में। ठीक उसी तरह उत्तर वैदिक में आप जाएंगे तो फिर वहाँ कृषि मुख्य रूप से देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था के आर्थिक आधार के रूप में। गाय का सर्वाधिक महत्व था। गाय का सर्वाधिक विवरण मिलता है 176 वादी में इसका वर्णन किया गया है। इसे अघन्य कहा गया है, मारने योग्य नहीं कहा गया है। घोड़े का प्रयोग रथ में होता था, इसलिए घोड़ा का भी थोड़ा महत्व था। कृषि का महत्व पशुपालन के सामने बहुत कम था, 24 बार ही इसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। उद्योग भी सीमित क्षेत्रों में था, क्योंकि जब कृषि नहीं संपन्न तो उद्योग कैसे लगता। और मुख्य रूप से उद्योग देखें तो बढ़ईगिरी और रथकार प्रमुख थे। मुद्रा की खोज नहीं थी, जिसके कारण व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। व्यापार भी सीमित क्षेत्र में था, जिससे केवल आंतरिक व्यापार ही विद्यमान था। तो व्यापार इसलिए नहीं मतलब डेवलप था कि कृषि जो प्राइमरी सेक्टर है वो डेवलप नहीं था, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर ही डेवलप नहीं करता है। तो आपने आज देखा कि ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल देखेंगे। अगर दोस्तों अच्छा लगे वीडियो, समझ में आया होगा, अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छे मतलब कंटेंट दिया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया है, तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।